हेलो दोस्तों, मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आप सभी जो नए स्टूडेंट आए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। डेली यहाँ पे 8:30 बजे आपकी क्लास होती है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी जो टेस्ट क्लास है, क्लास नंबर 5 है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य यूनिट 2 यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो यहाँ पे आप इस क्लास को अन्य परीक्षाओं के लिए भी देख सकते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट के लिए तो देखना ही है, साथ ही आप अगर सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी लाभदायक है। टीजीटी, पीजीटी हिंदी, डीएसएसबी हिंदी, यूपीएचएससी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी, आरपीएससी, सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर भी हिंदी की परीक्षा आपकी जो भी है, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के एग्ज़ाम की, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। आपके लिए ये टेस्ट क्लास बहुत ही अधिक लाभदायक होगी। साथ ही आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। और क्लास की पीपीटी भी आपको, क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी पर भेजी जाती है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दिए गए नंबर पर आप हमारी पुस्तकें जो हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। यूजीसी नेट की ये पुस्तकें हैं, आपके लिए अन्य परीक्षाओं में भी ये लाभदायक होगा। जैसे हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो या यूजीसी नेट, तो आप ये वाली पुस्तक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी साहित्य का कंटेंट मिलेगा परीक्षा उपयोगी। साथ ही यहाँ पे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र अगर आपकी परीक्षा में है तो आप इसे भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं इस नोट्स को। यहाँ पे नेट की सभी कविताएं लगी हुई हैं। अगर एचपीएससी की हरियाणा की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो इसको भी यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं। मूल कहानियाँ लगी हैं यूजीसी नेट की, नाटक लगे हुए हैं, सभी मूल यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे ये पुस्तकें आपके पते पर डिलीवर्ड हो जाएगी। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य टेस्ट नंबर 1 है और क्लास संख्या यहाँ पे हमारी आज की 5वीं क्लास ये होने वाली है। तो डेली 8:30 बजे क्लास से जुड़ना ना भूले। पहला प्रश्न आरंभ है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आपको बताना है। विकल्प है, विकल्प नंबर ए आदिकाल, विकल्प नंबर बी चारण काल, विकल्प नंबर सी वीरगाथा काल, विकल्प नंबर डी सिंध सामंत काल। तो आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। तो कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। प्रश्न सारे मॉडरेट लेवल के प्रश्न यहाँ पे रखे गए, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा कठिन। तो इसका सही उत्तर है वीरगाथा काल कहा है आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, मतलब ये जो 4 कवि दिए हैं इनमें से वीरगाथा काल यानी आदिकाल का कवि कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर ए चंद्रबरदाई, विकल्प नंबर बी नामदेव, विकल्प नंबर सी जगनिक, विकल्प नंबर डी मधुकर। तो आपको इसका सही उत्तर, आपने एक विकल्प चुन लिया होगा, तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 नामदेव। तो यहाँ पे नामदेव हमारे जो हैं वो सही उत्तर होगा। नामदेव हमारे भक्ति काल के एक संत कवि हैं। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 3, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी जगनिक, विकल्प नंबर सी दलपति विजय, विकल्प नंबर डी विद्यापति। तो आपको बताना है कौन सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वीरगाथा काल के। तो आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप, ताकि आप आज की क्लास में यहाँ पे 20 प्रश्न होने वाले हैं और 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास एंड होने के बाद। तो यहाँ पे कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वीरगाथा काल के हमारे चंद्रबरदाई जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? विकल्प नंबर ए जयदेव, विकल्प नंबर बी चंद्रबरदाई, विकल्प नंबर सी जगनिक, विकल्प नंबर डी विद्यापति। तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो
के रचनाकार कौन है? सही उत्तर आपने चुन लिया होगा तो चंद बरदाई है, और चंद बरदाई अपनी इसी लेखनी के कारण सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ब्रज थी, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? कौन सी थी? चारों ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक विकल्प चुन लीजिए। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर, यहाँ पे आंसर नंबर 3, सदुक्कड़ी। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए विकल्प नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, दौलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको बताना विकल्प नंबर ए तुलसीदास, विकल्प नंबर बी जायसी, विकल्प नंबर सी देव या विकल्प नंबर डी नूर मोहम्मद। कोई एक विकल्प चुन लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप आराम से पंक्तियां दोबारा भी पढ़ के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसका एक विकल्प आपने चुन लिया होगा, इसका सही उत्तर है तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भादसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? विकल्प नंबर ए तुलसीदास, विकल्प नंबर बी जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास। कोई एक विकल्प आपने चुना होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए पंक्ति को और फिर उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। विकल्प नंबर 3 जायसी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार बताने हैं आपको। विकल्प नंबर ए पद्माकर, विकल्प नंबर बी भूषण, विकल्प नंबर सी केशवदास, ये केशवदास होगा, यहाँ पे बा की जगह वाह होगा, केशवदास या जगनिक। तो आपको बताना है रचनाकार कौन है शिवा बावनी के। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी भूषण की ये रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर। नर की और नल की गति एके करी जोए, जे तो नीचो के चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो विकल्प नंबर ए तुलसीदास, विकल्प नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर सी बिहारी लाल, विकल्प नंबर डी केशवदास। तो कोई एक विकल्प चुनना है। पॉज करके आराम से पढ़ें वीडियो को और तब उत्तर इसके उत्तर तक पहुँचें। चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी बिहारी लाल की ये पंक्तियाँ हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सखी वह मुझसे कह कर जाते, बहुत फेमस पंक्ति है ये। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प नंबर ए अज्ञेय, विकल्प नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प नंबर सी हरिओद या विकल्प नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो सखी वह मुझसे कह कर जाते आप सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस है ये, तो बहुत आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सखी व मुझसे कहकर जाते यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य यशोधरा से ली गई है। तो कि कौन सी काव्य से या कौन सी रचना से है? यशोधरा रचना से है, जो कि एक खंड काव्य है। यह कविता यशोधरा के दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को दर्शाती है, जिसमें यशोधरा अपने प्रियतम के बिना बताए चले जाने पर दुख व्यक्त करती है। तो जिन्होंने यशोधरा की कहानी देखी होगी, भगवान बुद्ध की पढ़ी होगी ये पुस्तक, और काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है ये इन दोनों की। तो बिना बताए वो चले जाते हैं यशोधरा और अपने पुत्र को छोड़कर। तो उसी पर मैथिली शरण गुप्त ने ये खंड काव्य रचा है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 11 हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले लेखक कौन है या कवि कौन है?
विकल्प नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प नंबर बी जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर सी महादेवी वर्मा या विकल्प नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। तो आपको बताना हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है। तो कोई एक विकल्प आप चुन लीजिए, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है इन कवि के बारे में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है विकल्प नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंदों का प्रवर्तक माना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने हिंदी कविता में मुक्त छंदों का प्रयोग सबसे पहले किया था। महत्वपूर्ण पॉइंट, निराला से पहले हिंदी कविता में छंदों का कठोर अनुशासन था, लेकिन निराला ने इस बंधन को तोड़ा और मुक्त छंदों का प्रयोग करके कविता को एक नई दिशा दी। उन्होंने छंदों के अनुशासन से मुक्त होकर भावों और विचारों को सहज रूप से व्यक्त करने का एक नया तरीका अपनाया और इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले माना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी इसके प्रवर्तक हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर, तितली किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर सी श्याम सुंदर दास, विकल्प नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है आपको बताना है। कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। और आज की क्लास में 20 प्रश्न होने वाले हैं, तो अंत में ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न सही हुए 20 में से, ताकि हम प्रश्नों का स्तर और बढ़ा सकें। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। PYQ का क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, UGC नेट की और अन्य परीक्षाओं में भी। तितली जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। एक बार पूछा गया था UGC नेट की परीक्षा में कि तितली और एक और इनकी रचना लगी थी, पूछा गया था कि उपन्यास है या कहानी है या काव्य है, इस तरीके से विधा पूछी गई थी। तो तितली क्या है, उपन्यास विधा है। यह उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ये 1934 में प्रकाशित हुई थी। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं पर आधारित है। तो 1934 में ये प्रकाशित हुआ था और ये एक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर, अतीत के चलचित्र नामक रचना के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या विकल्प नंबर ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प नंबर सी महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये भी अतीत के चलचित्र। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी महादेवी वर्मा, विकल्प नंबर सी। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर, पल्लव नामक रचना के रचयिता कौन है। विकल्प नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प नंबर बी निराला, विकल्प नंबर सी जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर डी महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से प्रश्नों को देखकर आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि रचनाकारों की रचनाएं और पंक्तियां हमें याद करनी होती हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सभी प्रश्न ये PYQ के ही लिए गए हैं, तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर से जो लेखक या कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उनकी रचनाएं तो हमें मालूम होनी चाहिए, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है और उनकी रचनाओं से अवगत होना है, खुद को अवगत करना है। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर, चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी में संकलित आपकी UGC नेट के पाठ्यक्रम में निबंध भी लगा हुआ है। तो कविता क्या है नामक निबंध किस में संकलित है, चिंतामणि में संकलित है। तो आपको बताना है कि चिंतामणि के कौन से भाग में संकलित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब इसके विकल्प देखते हैं। जयशंकर, विकल्प नंबर ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर डी हरिओद। तो इसके रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर, जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक रचना किसकी कृति है। विकल्प नंबर ए सेठ गोविंदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी गोविंद वल्लभ पंत। जन्मेजय का नाग यज्ञ काफ़ी प्रसिद्ध है
और जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। जयशंकर प्रसाद हमारे यूजीसी नेट की पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध ये रचना है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं, सुनने में पढ़ने में और सुनने में काफ़ी आनंद मिलता है इस तरह की पंक्तियों को। तो विकल्प नंबर ए सियाराम चरण गुप्त आपको बताना है कि किसकी है, 4 ऑप्शन में से। बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी रामधारी सिंह दिनकर। वीडियो को अच्छे से पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं अगर प्रश्न बड़ा है तो पंक्तियों को, और फिर उत्तर तक पहुँचे। चलिए, इसका आपने एक विकल्प चुन लिया होगा, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सिया रामचरण गुप्त की ये नहीं, भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? यानी जो 4 विकल्प है उनमें से बताने के पहले किसने लिखी। तो विकल्प नंबर ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, विकल्प नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो आत्मकथा किसने लिखी इनमें से, चारों में से? तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 19, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो इस तरीके से काव्य, कौन सी पंक्ति किस काव्य की है, जैसे हमने यशोधरा की देखी, तो ये भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। विकल्प नंबर ए कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा या डी आंसू। तो ये आपको बतानी है किसकी है। अच्छा, ये यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी लिख के आ गया, एक ही यहाँ पे ये फ़ोटो रखी गई है, तो इसका आंसर यशोधरा ही है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ही रखा आ गया। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद या डी मैथिली शरण गुप्त। तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये आपका क्या है, पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है और PYQ में भी ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई हैं, पाठ्यक्रम से ही है ये। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की भारत महिमा कविता से है, जो उनके स्कंदगुप्त नाटक में शामिल है। तो ये भारत महिमा कविता किस में शामिल है? स्कंदगुप्त नाटक। और स्कंदगुप्त नाटक हम पढ़ते हैं तो ये कविताएं भी हमें पढ़ने को मिलती है, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ये यूनिट 8 में। तो इस कविता में भारत की महिमा और गौरव का वर्णन है, जिसमें हिमालय को भारत का पहरेदार और उषा को भारत का अभिवादन करने वाली बताया गया है। तो इस तरीके से जो पाठ्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्लीट पाठ्यक्रम रटा हुआ होना चाहिए। आज की क्लास में 20 ही प्रश्न थे, तो कमेंट करके बता दीजिए अब कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ताकि हम प्रश्नों का स्तर और अधिक बढ़ा सकें। तो यहाँ पे फिर से महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पे ऑर्डर दे सकते हैं और अन्य जानकारियाँ भी इन पुस्तकों के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही सभी तरह की अपडेट्स मिलते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जितनी भी क्लासेस होती जा रही हैं डेली, तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट करके दे सकते हैं, या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।